मेघा जी कनाडा से आए तो उनके बेटों का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी को बुलवाया और सब में बराबर प्रॉपर्टी का हिस्सा बांट दिया और खुद दोबारा कनाडा चले गए। तो बेटों ने पिता को बहुत बुरा भला कहा कि वह बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों देकर गए। एक दिन बहन घर आई तो वह बोले, डायन हमारा हिस्सा लेकर चली गई, अब क्यों आई हो। यह सुनकर बहन रोने लगी और अपनी प्रॉपर्टी भाइयों के नाम करके चली गई और दोबारा भाइयों के पास न आई। भाई बहन का हिस्सा हड़पने लगे तो अचानक मेघा जी अपनी बेटी को लेकर आ गए और अपनी सारी जिंदगी की। कैसे हो भाई? मां बता रही थी तुमको बुखार है, बस हाल चाल पूछने आई हूं। कविता ने अजय के पास बैठते हुए प्यार से हाल पूछा तो अजय ने मुंह मोड़ लिया। तुम यहां क्या करने आई हो? चली जाओ यहां से। भाइयों के अधिकार पर सांप बनकर बैठी हो, हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी खा रही हो। अब और क्या चाहिए? जरूर अपने किसी मतलब से आई होगी। जब अपने पति के साथ खुश हो तो हमारे सर पर आकर क्यों नाचने लगी हो? हम लोगों ने क्या कुछ तुम्हारे लिए नहीं किया? नहीं किया था जो तुम इस प्रॉपर्टी में भी हिस्सा लेने चली आई। डायन कहीं कि हमारा हिस्सा खा गई। कविता ने इतने प्यार से हाल पूछा था, मगर अजय ने तो खूब बातें सुना दी। कविता की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, भाई मुझे आपसे ज्यादा प्यारा कुछ नहीं है। पापा ने बहुत कहकर मुझे बुलाया था और उन्होंने उन्होंने मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। मैंने आपका हिस्सा नहीं लिया ना, पापा ने आपके साथ कोई अन्याय किया है। तब अजय कहने लगा, अन्याय नहीं किया तो और क्या किया है? बहनों का कब प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होता है? जो बहन हिस्सा लेती है वह बहनें नहीं डायन होती हैं। तुम भी डायन हो, अब निकल जाओ यहां से। कविता रोती हुई उठकर अपनी मां के पास चली गई। दूसरे दोनों भाइयों का भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार था। सब उसे ही दोषी समझते थे। उसने कई बार पापा को मना भी किया था कि उसे हिस्सा नहीं चाहिए। उसकी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। पति काफी मेहनती था। जिंदगी थोड़ी मुश्किल में गुजर रही थी, मगर वह अपनी पत्नी का हर तरह से ख्याल रखता था। कविता अपनी जिंदगी में काफी खुश थी। जब पापा आए और उसके नाम अच्छी खासी प्रॉपर्टी कर दी कि यह उसका हिस्सा है। पति ने भी मना किया था, मगर पापा ने एक न सुनी। अब उसकी जिंदगी आसान हो गई थी, मगर भाइयों का व्यवहार उसके साथ बहुत बदल गया था। पहले भाई प्यार से रहते थे, मगर अब तो उसे देखते ही मुंह मोड़ लिया करते थे। इस बात की चर्चा उसने अपने पति से की तो वह कहने लगा, लगता है पापा जी ने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी है, इसी कारण तुम्हारे भाई तुमसे नाराज हैं। मगर वह कहने लगी, मेरे भाई ऐसे नहीं हैं। प्रॉपर्टी के कारण मुझसे नाराज नहीं हो सकते। पति के सामने भाइयों का मान रख लिया था, मगर अंदर ही अंदर वह भी जान गई थी कि भाई इसी बात से नाराज हैं। आज जब भाई ने साफ मुंह पर कह दिया था तो वह अंदर से टूट गई। कहने लगी, मां मुझसे भाइयों की यह नाराजगी देखी नहीं जाती। मैं यह प्रॉपर्टी उनके नाम करवाने वाली हूं। मैंने क्या करना है इस प्रॉपर्टी का, जब मेरे अपने ही मुझसे रूठ रूठ जाएं? शकुंतला देवी ने बात सुनी तो कहने लगी, ऐसी मूर्खता मत करना। यह भाई तो अपने अपने जीवन में मग्न हो जाएंगे, बाद में तू ही पछताएगी। कल को तेरे बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। मगर कविता ना मानी और उसने सारी प्रॉपर्टी दोबारा अपने भाइयों के नाम करवा दी। मगर इस सब से वह इतनी आहत हुई कि ससुराल गई तो वापस मिलने के लिए ही ना नहीं आई। 2 बार भाइयों ने अपने पुराने व्यवहार पर शर्मिंदा होकर उसे फोन किया, कहा कि वह मिलने आ जाए, तो उसने भी आने का कह दिया, मगर फिर ना आई। भाई भी उसे भूल गए थे। उनका प्यार बस इतना ही था। उन्हें अक्सर उसका समाचार मिलता रहता था। फिर पता चला कि कविता के हालात बहुत खराब हैं। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो ना अपने मायके आई और ना ही भाइयों के सामने हाथ फैलाया। मगर भाइयों को सब कुछ पता होने के बाद भी उनको कोई एहसास हुआ नहीं हुआ था। उन्होंने किसी भी तरह उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की थी, जबकि प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा वह खुद हड़प कर चुके थे। इतनी सारी प्रॉपर्टी लेकर भी उनका पेट नहीं भरा था।
उसके हिस्से की दुकानों का किराया आता तो 5,000 रुपये माँ को भी दे देते तो वह खुश हो जाती, उनकी जरूरत पूरी हो जाती। मगर भाइयों को जरा भी एहसास न हुआ। शकुंतला अपने बेटों को इस बात का एहसास दिलाती रहती थी कि तुम्हारी बहन मुसीबत में है, परेशानी में है, उसकी मदद कर दो, मगर उनके कानों पर जू तक ना रहेंगी, बल्कि वह तो अब उसका नाम सुनकर चिढ़ने लगे थे। एक दिन कविता के छोटे भाई राम ने उसे अपने घर की गली में आते देखा तो दौड़कर घर का गेट बंद कर लिया। गेट बजता रहा, मगर उन्होंने दरवाजा भी नहीं खोला। घंटे 2 घंटे बाद जब गेट बजना बंद हो गया तो अजय बाहर जाकर देखने लगा। वहां कोई नहीं था, मगर सामने वालों के घर का गेट खुला हुआ था और वहां जो दृश्य उसने देखा वह हैरान रह गया, क्योंकि मेघा जी कविता के साथ उस घर में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। कविता बार बार आंसू बहा रही थी, जबकि मेघा जी उसके सर पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दे रहे थे। शकुंतला ने यह दृश्य देखा तो रोते हुए वह भी मेघा जी के पास चली गई। मेघा जी ने उसके कंधे पर भी हाथ रखा और ना जाने क्या कहा कि वह भी हाँ में सर हिलाने लगी। जब अजय ने देखा कि मेघा जी आए हुए हैं तो उसने मुंह मोड़ लिया और घर का दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें मेघा जी से अब कोई सरोकार नहीं था। उनका मतलब पूरा हो चुका था। सारी प्रॉपर्टी वह अपने नाम करवा चुके थे। मेघा जी ने दुखी मन से अपने बेटों का व्यवहार देखा था। उन्होंने तो ना जाने अपने बेटों के लिए क्या कुछ सोच रखा था, मगर शायद वह उस सब के लायक ही नहीं थे। मेघा जी कविता और शकुंतला देवी के साथ पड़ोसी के घर में रह रहे। वह अपने घर नहीं गए थे और ना ही बेटों ने उन्हें बुलाने की कोशिश की थी। वह लोग कविता के घर चले गए, मगर अगली सुबह सभी के लिए धमाकेदार थी। यहाँ तक कि कविता भी चकराकर रह गई थी और शकुंतला देवी तो जैसे सदमे में ही चली गई थी। मेघा जी शादी के सिर्फ 2 साल बाद कनाडा चले गए थे, जहां पर अपना घर बनाने के लिए और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए दिन-रात मेहनत करने लगे। अपना खून पसीना एक कर दिया। बच्चों का बचपन तक नहीं देखा, सारी जवानी वहीं गुजार दी। पत्नी से दूर रहे। 2 साल बाद बहुत थोड़े समय के लिए आते थे और फिर वापस चले जाते थे। घर वाले जब भी उनसे बात करते थे तो बस पैसे ही मांगते थे। एक बेटी थी और एक पत्नी थी जो सीधे मुंह बात कर लिया करती थी। इसके अलावा तो सबको अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं की ही पड़ी होती थीं। वह अपने बच्चों की शादी में भी सम्मिलित नहीं हो पाए थे, मगर फिर भी कभी दिल में कोई बात नहीं आने दी थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और उनका ख्याल रखते थे। वह सोचते थे कि सारी जिंदगी भी कमा कमा कर अपने बच्चों की खुशी के लिए भेजना पड़ेगा, तो वह भेजते रहेंगे। इंसान और किसके लिए कमाता है? अपने बीवी बच्चों के लिए ही ना। अगर वही खुश नहीं तो क्या फायदा उसकी कमाई का? मगर मेघा जी की सोचें अधूरी रह गई। वह बीमार रहने लगे। पता चला कि उन्हें टाइफाइड हो गया है। वह भारत चले आए। उन्हें देखभाल की जरूरत थी। वह चाहते थे कि कोई उनकी सेवा करें, उनका ख्याल रखें। वह 3 महीने की छुट्टी पर आए थे, मगर 1 महीना उनका यहाँ पर रहना कठिन हो गया था, क्योंकि बेटे तो सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। जब भी आते पैसे मांगते और चले जाते। वह आवाजें देते रह जाते कि मुझे पानी पिला दो या मेरा कोई और काम कर दो, मगर कोई बात ही नहीं सुनता था। शकुंतला थी जो उनके आगे पीछे थकी थकी और निढाल सी घूमती रहती थी। शकुंतला को भी एहसास था कि उसका पति बीमार है, मगर वह खुद भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। भाग भभाग कर काम नहीं कर सकती थी। मेघा जी ने बेटों का ऐसा व्यवहार देखा तो मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने फैसला कर लिया कि वह कनाडा वापस चले जाएंगे, मगर जाने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर जाएंगे और इसके बाद वापस आकर कभी किसी की शक्ल नहीं देखेंगे और ना ही अपनी शक्ल किसी को दिखाएंगे। जब अपनी संतान को ही उनका एहसास नहीं था तो वह क्यों यहाँ रुकते? यही सोचते हुए वह यहाँ से चले गए। बेटों के साथ साथ बेटी को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे गए थे, मगर बेटों ने बहन को इतना तंग कर दिया कि वह अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनके नाम करवा कर चली गई और फिर पलट कर ही नहीं किसी ने उसकी खबर ली और ना ही वह आई। मेघा जी की तरह शायद वह भी अपने रिश्तों को दफन कर चुकी थी। कविता के पति का एक्सीडेंट हुआ तो मेघा जी, जो घर वालों के पल पल की खबर रखते थे, उनसे रहा ना गया और वह वापस भारत चले आए। जब आकर कविता के हालात देखे
तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने प्रॉपर्टी का पूछा तो कविता ने अजय के शब्दों में सब कुछ बता दिया। कहने लगी, पापा, मैं ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करती जब भाइयों का व्यवहार ही मेरे साथ अच्छा नहीं था। मुझे तो अपने भाइयों का प्यार चाहिए था। मेघा जी को अपने बेटों का व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने अपने बेटों से कोई भी छोटी बड़ी आशा नहीं कर रखी थी, मगर यह नहीं जानते थे कि वह बहन का हिस्सा भी खा जाएंगे। मुश्किल समय में उसका सहारा तक नहीं बनेंगे। अब समय आ गया था कि वह सही से अपने बेटों के सर पर धमाका करते। उनकी सारी प्रॉपर्टी बेटों के नाम करना एक प्लान का हिस्सा था, और अब समय आ गया था कि वह सबको उनकी औकात दिखा दें और इन रिश्तों को अपने पास रखें जो उनके साथ सच्चे मन से थे। एक पत्नी थी और एक बेटी जिन्होंने उनका साथ दिया था। शाम को छोटा बेटा राम भी वहां पहुंच गया। वह मेघा जी से लिपट गया और कहने लगा, पापा, मुझे माफ कर दें। मेरा व्यवहार आपके साथ अच्छा नहीं था। दीदी की प्रॉपर्टी जब भाइयों ने ले ली तो मुझे बहुत दुख हुआ। दीदी ने मेरे नाम जो कुछ भी किया है, मैं वह वापस करने के लिए आया हूं। मेरे पास जो कुछ है सब आपका ही है। आप मेरे साथ चलें। हम अपने घर में रहेंगे। मैं आपका और माँ का ख्याल रखूंगा और आपका बड़ा बेटा बनकर दिखाऊंगा। वह रो रहा था और माफी मांग रहा था। मेघा जी ने उसे गले लगा लिया। उनकी सारी खोटी संतानों में कोई सिक्का तो खरा निकल आया था। शकुंतला भी बेटे की यह बातें सुनकर खुश हो गई थी, जबकि कविता ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी दुनिया तो तुम लोग ही हो। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि तुम्हें दुख देकर मैं खुश रह सकती हूँ। तुम्हारे व्यवहार पर मुझे दुख जरूर हुआ था, मगर विश्वास करो, मैंने कभी भी तुम लोगों को बुरा नहीं चाहा और ना ही यह सोचा कि तुम लोगों का अधिकार या हिस्सा खा जाऊं। अगर तुम अपने जीजा जी का हाल पूछने के लिए ही आ जाते तो मैं इतने पर ही खुश हो जाती, मगर तुमने तो इतना भी नहीं किया। कविता की बात सुनकर राम दोबारा उससे लिपट गया और माफी मांगने लगा। अब मेघा जी के बेटा बेटी और पत्नी उनके साथ थे। अब अगला कदम उठाने का समय आ गया था। अगले दिन पुलिस मेघा जी के बड़े घर के सामने थी। उनके बेटों पर धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का आरोप था। बेटे चीखने लगे, सफाइयां देने लगे, कहने लगे, पिताजी ने खुद ही यह प्रॉपर्टी हमारे नाम की थी। मगर पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उन्हें जेल में बंद कर दिया। अब सारी प्रॉपर्टी के मालिक मेघा जी थे। उन्होंने प्रॉपर्टी कविता के नाम करवा दी थी और कुछ हिस्सा राम के नाम करवा दिया था। जितनी प्रॉपर्टी वह अपने बच्चों के नाम करके गए थे, वह तो उसका आधा भी नहीं था। मेघा जी के पास तो बहुत अधिक प्रॉपर्टी थी। कनाडा में रहकर सारी जिंदगी कमाया ही तो था। डबल डबल शिफ्टें की थीं। कभी कभी तो 24 घंटे भी वह काम करते थे, बिना सोए, बिना खाए और अपनी बीमारियों का ख्याल किए बिना उन्होंने यह सब अपने बच्चों के लिए कमाया था। जब उसी संतान ने उन्हें बीमारी में भी ना पूछा तो वह क्यों उनका ख्याल करते। बड़े दोनों बेटे जेल में थे। राम और कविता मेघा जी के साथ थे। कविता के पति का इलाज चल रहा था। कविता ने मना भी किया था और कहा था कि वह खुद व्यवस्था कर लेगी, मगर मेघा जी ने यह कहकर उसे चुप करवा दिया था कि वह बेटों से बढ़कर उनके लिए है। अगर बेटों का अधिकार है तो बेटी का भी उतना ही है, बल्कि बेटियां तो स्वयं लक्ष्मी का रूप होती हैं। माता पिता के कठिन समय में उनका सहारा होती हैं। इसलिए वह खुद उसके पति का इलाज करवाएंगे। उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़े समय बाद कविता का पति ठीक हो गया था। मेघा जी के बेटे जेल से रिहा हो गए थे, मगर सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे। पिता की प्रॉपर्टी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। सारी जिंदगी खुद तो कमाकर कभी देखा नहीं था। बाप की कमाई पर ही ऐश की थी। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि जिस पिता को उन्होंने बीमारी में भी नहीं पूछा कि उसका हाल क्या है, सारी जिंदगी कमाने के बाद जब वह खाली हाथ रह गया था तो उसे कैसा लगा होगा। मगर अब उनके पास सिर्फ पछतावा ही रह गया था। वह मेघा जी से माफी भी नहीं मांग सकते थे और ना ही मेघा जी उन्हें माफ करते, क्योंकि अब वह चाहे कुछ भी कर लेते। कोई विश्वास नहीं करता कि इन्हें अपने पिता का एहसास हो गया है। सबको यही लगता कि जब रुपया, पैसा और प्रॉपर्टी हाथ से निकली है तो विनती करने के लिए चले आए हैं।
दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों को उनके मायके भेज रखा था। पत्नी अलग अपने मायके में तंग आ चुकी थी। कहती थी कि कब तक हमारे माँ बाप हमारा खर्चा उठाएंगे, हमें आकर ले जाओ, हमारे रहने के लिए घर की व्यवस्था करो। मगर उनके पास अपनी पत्नी बच्चों को रखने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि कहीं कोई ढंग की कोई नौकरी नहीं मिलती थी। सारा दिन मजदूरी करके कुछ पैसे बचा पाते थे कि 2 टाइम की रोटी ही मिल पाती थी। दोनों भाई अब भी ढंग की कोई नौकरी ढूंढने में लगे हुए थे। कई महीने गुजर चुके थे। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। कविता का पति अब ठीक हो चुका था। मेघा जी अपनी बेटी और बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। घर में अब सुकून था। शकुंतला देवी की तबीयत पहले से अच्छी रहने लगी थी। सब हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के भागीदार थे। राम नौकरी करने लगा था। मेघा जी ने उसे लाख मना किया था, मगर वह कहने लगा, पापा आपने सारी जिंदगी मुझे कमाकर खिलाया है। नौकरी में कि अंबर में कमाऊंगा नहीं तो मुझे कैसा एहसास होगा कि आपने कैसे हमारे लिए एक एक रुपया जोड़ा था। मेघा जी को अपने बेटे पर गर्व होता था। आखिर उनकी कोई संतान तो ऐसी थी जो उनका एहसास करती थी। एक दिन सुबह के समय दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। राम ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसके हाथ में कागज थे। कहने लगा, आप मेघा जी के बेटे हैं? राम ने हाँ में जवाब दिया। पुलिस वाला बोला, मेघा जी को बता दें कि उनके बड़े बेटे अजय का एक्सीडेंट हो गया है, वह अस्पताल में है, हालत बहुत खराब है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। मेघा जी तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां अजय बेहोश पड़ा था। सर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया कि गाड़ी के नीचे आने से बहुत चोटें आई हैं, मगर अब खतरा टल गया है। मेघा जी के आंसू निकल आए। वह अजय के सर पर हाथ रखकर बैठ गए। कहने लगे, बेटा तुमने जितना दुख दिया मैंने सब भुला दिया, तुम ठीक रहो, बस यही कामना है। अजय की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो कहने लगा, पापा मुझे माफ कर दें, मैं बहुत बुरा बेटा निकला। मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपका दिल दुखाया, मैं शर्मिंदा हूं। मेघा जी ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था, तुम मेरे बच्चे हो। पिता के दिल में संतान के लिए कभी नफरत नहीं रहती, मगर तुम लोगों ने खुद ही वापस पलटकर आने में बहुत देर कर दी। क्या तुम्हारे लिए माफी मांगना इतना ही कठिन था? अजय बाप से लिपट गया और रोने लगा। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसके आंसुओं ने उसे माफी दिला दी थी। उसी समय राम के फोन पर कॉल आई, जिसे सुनकर वह परेशान हो गया। पुलिस वाले ने बताया कि छोटे भाई को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। राम ने यह बात मेघा जी को बताई। मेघा जी ने बगैर कुछ सोचे पुलिस स्टेशन जाने की तैयारी कर ली। कहने लगे, मेरे बच्चे से गलती हो गई होगी, मगर मैं उसे बचाकर रहूंगा। वह पुलिस स्टेशन पहुंचे तो छोटा बेटा जेल के अंदर था। शक्ल से परेशान और शर्मिंदा लग रहा था। मेघा जी ने थानेदार से बात की। कुछ कागजी कार्रवाई के बाद बेटे को रिहा करवा लिया। बाहर आकर वह मेघा जी के पैरों में गिर गया। कहने लगा, पापा मैं आपके काबिल नहीं, आप फिर भी मेरे लिए आए। मैंने आपका दिल दुखाया, बहन का अधिकार छीना। आप जैसे पिता के होते हुए मैं इंसान कहलाने के भी लायक नहीं, मुझे माफ कर दें। मेघा जी ने उसे उठाया। कहने लगे, बेटा इंसान गलती करता है, मगर जब वो अपनी गलती मान ले तो वही असली इंसान होता है। मैं तुम्हें माफ करता हूं। घर पहुंचकर अजय और दूसरा बेटा दोनों मां के पैरों में गिर गए। शकुंतला देवी रो पड़ी। दोनों ने बहन के सामने हाथ जोड़ दिए। कहने लगे, बहन हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, तुम्हारे हिस्से पर कब्जा किया, तुमने फिर भी कभी हमारा बुरा नहीं चाहा, हम शर्मिंदा हैं। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बढ़ी और दोनों को गले लगा लिया। कहने लगी, मैंने कब तुमसे नाराजगी रखी? तुम दोनों मेरे भाई हो। मैं तुम्हें माफ ना करती, मैं तुम्हें कैसे माफ ना करती? मेघा जी ने सब कुछ सबको एक साथ बिठाया। कहने लगे, अब हम सब एक साथ रहेंगे। मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। मेरी प्रॉपर्टी तुम सबकी है। मगर दोनों भाइयों ने तुरंत कहा, पापा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने पहले लालच करके सब कुछ खो दिया,
अब हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। आपका आशीर्वाद हमारे लिए काफी है। मेघा जी ने मुस्कुराकर सबको अपने पास बिठा लिया। कहने लगे, यही तो मेरी सबसे बड़ी कमाई है। तुम सब इक्का इकट्ठा हो ना। घर में बरसों बाद हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। शकुंतला देवी के चेहरे पर सुकून आ गया। कविता अपने भाइयों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। राम बच्चों के साथ खेल रहा था। मेघा जी ने आसमान की ओर देखा और भगवान का धन्यवाद किया कि मेरे घर में फिर से खुशियां लौट आई हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।